जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी के वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी पढ़ेंगे। इसमें हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मेनली ये रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। रेलवे में एक दो क्वेश्चन इससे जरूर ही आते हैं। तो आइए देखते हैं आवर्त सारणी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आवर्त सारणी की सबसे पहले देखते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब तत्वों की खोज हो रही थी तो उनको अलग अलग पढ़ पाना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने इसको पढ़ने का एक साधारण तरीका निकालते चले गए। ठीक है, तो इन्होंने इन तत्वों को ग्रुप और समूह में बांटना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो एक जैसे रासायनिक गुण जिन तत्वों के थे उनको एक ग्रुप में, और जिन तत्वों के भिन्न थे उनको, जिन तत्वों को अलग थे उनको दूसरे ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रयास जो आवर्त सारणी को बांटने का किया वे थे डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया। डोबेराइनर ने अपना नियम क्या दिया? डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत। ठीक है, डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत क्या है और इन्होंने कब दिया? 1817 ईस्वी। 1817 ईस्वी में डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत या डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ। ठीक, अब डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत क्या था कि इन्होंने बताया, इन्होंने तीन तत्वों को एक साथ लिया। तीन तत्वों को एक साथ लिया और उनको इस प्रकार डिवाइड किया, इस प्रकार वर्गीकृत किया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वे अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत है। जैसे अगर हम कहें कि ये पहला तत्व, ये है तत्व, पहला तत्व ए, दूसरा बी और तीसरा सी। पहला तत्व ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट है ए, बी, सी। और इसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक वेट इसका अगर हम मान ले Ma, इसका Mb और इसका Mc, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, मीन्स इसका जो परमाणु भार है Mb का, वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। जैसे Ma प्लस Mc/2। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना नियम में क्या बताया कि तीन तत्वों को एक ग्रुप लिया और उनका जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वे अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा, अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का एवरेज होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक, अब देखिए इन्होंने कुल तीन ट्रायड लिए। जो फर्स्ट ट्रायड था, इनका जो फर्स्ट ट्रायड था उसमें कौन कौन तत्व रखे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि डोबेराइनर ने अपने फर्स्ट ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए थे। तो पहले कौन कौन से तत्व लिए थे? इनका जो पहले जो तत्व था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो 7 और सोडियम का 23 और इसका होता है 39। ठीक है, अब जैसे अगर सोडियम का परमाणु भार हम निकालते हैं तो इन दोनों तत्वों का, लिथियम प्लस पोटेशियम कितना है? 39/2। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 46/2 इक्वल टू आ जाएगा 23। तो डोबेराइनर ने पहले ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और पोटेशियम, जो सोडियम का परमाणु भार आया, ये इन दो तत्वों का परमाणु भार का औसत था। ठीक है दोस्तों, और दूसरे ट्रायड में
दूसरे ट्रायड में इन्होंने कौन कौन से तत्व लिए? अब दूसरे ट्रायड में इन्होंने कौन कौन से तत्व लिए? तो दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ली। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 और इसका 88, स्ट्रांसियम का 88 और बेरियम का 137। जब इन दोनों तत्वों का औसत लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आएगा, लगभग इसके बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा इनका ट्रायड था, तीसरा ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए? तो तीसरे ट्रायड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, और इसका होता है 35.5, इसका लगभग 80 और इसका 127। ठीक है, अब इन दोनों का औसत निकालेंगे, इसके लगभग में इक्वल आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसके लगभग में इक्वल आएगा। तो यहां से क्या याद रखना है? ट्रायड में डोबेराइनर का ट्रायड नियम में क्या याद रखना है कि इन्होंने तीन तत्वों का एक समूह लिया, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। पहले ट्रायड में कौन कौन तत्व लिए? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये याद रखना है। पहले ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? निम्नलिखित में से डोबेराइनर का पहले ट्रायड में तत्व नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बनेगा। दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तीसरे में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, डोबेराइनर का ट्रायड नियम में केवल तीन ही ग्रुप बने। कौन कौन? पहला कौन कौन से तत्व थे? पहले समूह में कौन कौन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, तो इसके बाद इसका लाभ फेल हो गया, क्योंकि आगे जो तत्व पाए गए वे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब दूसरे जो वैज्ञानिक आए, जो दूसरे वैज्ञानिक थे वे न्यूलैंड थे। न्यूलैंड ने अपना नियम दिया जिसे कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। और न्यूलैंड के अष्टक नियम में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जब न्यूलैंड के अष्टक नियम अपना रखा तो उस समय कुल ज्ञात तत्व थे, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूलैंड ने जब अपना नियम दिया तो उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। और इन्होंने कब यह नियम दिया? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया और इन्होंने क्या, जो एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक जो तत्व हैं उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो इससे दोनों ये भी याद रखना है। और कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और कब किया था? 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया था और तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। और इन्होंने बताया कि जो इनके नियम के अनुसार जो पहला तत्व है वे 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में समान था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे संगीत के 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। जो प्रथम तत्व है सा और लास्ट का प्रथम स्वर है सा और लास्ट का स्वर क्या है? सा है। दोनों आपस में समान हैं। उसी प्रकार इनका जो नियम था, जैसे इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा आया। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने जो पहला तत्व लिया वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के बाद हीलियम को नहीं लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो
हाइड्रोजन तो पहला, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद इन्होंने नियान को नहीं लिया, फिर सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या है, आर्गन को नहीं लिया, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और इसी तरह क्या हुआ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने देखिए पहले तत्व का जो गुणधर्म है, जैसे यहाँ पे लिथियम का जो गुणधर्म होगा, यहाँ से ये अगर इसको पहला माने तो इसके 8वें तत्व कौन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो लिथियम का जो रासायनिक गुण है वे सोडियम के रासायनिक गुण के समान था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया कि तत्व का जो पहला तत्व है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो क्लोरीन के समान होगा, और फ्लोरीन का किसके समान होगा, क्लोरीन के, लिथियम का सोडियम के, सोडियम का पोटेशियम के समान। ऐसे ही आगे बढ़े हैं, बेरियम का मैग्नीशियम के समान, रासायनिक गुण समान होगा, और मैग्नीशियम का कैल्शियम। ठीक है, तो इनका रूल केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी, लेकिन इनका जो रूल था केवल कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था। इसके आगे इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जो फ्लोरीन, क्लोरीन और इसी में आया था ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसी में इन्होंने कोबाल्ट और या फिर निकिल को रख दिया, कोबाल्ट और निकिल को रखा, जो कि इस गुणधर्म के समान नहीं थे। इसलिए क्या हुआ कि इनका रूल क्या हो गया, आगे फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकी कुछ कमियां भी हैं, तो ये याद रखना है। इनसे ज्ञात कुल तत्व कितने थे, 56, और कब किए थे इन्होंने अपना नियम, कब दिया था, 1866। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, और जो पहला तत्व है वे 8वें तत्व के रासायनिक गुण में समान होता है, और इनका जो नियम था केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, इसके आगे लागू नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगले नियम। इसके बाद जो आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का या फिर अपना नियम किसने दिया, तो इसके बाद दिया मेंडलीफ ने। ठीक है दोस्तों, मेंडलीफ ने मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व थे 63। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या उस समय कितनी थी, 63 थी, और मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ग्रुप और वर्ग बताया था। ठीक है दोस्तों, तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, और इन्होंने अपना नियम कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया था, और इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। कुल तत्व कितने थे, 63 थे, और कब किए थे, 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुल ग्रुप थे जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्टिकल
वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। या अब इसी तो मेंडलीव ने ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा था? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा था ग्रुप, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग। और कुल वर्गों की संख्या कितनी थी इनके आवर्त सारणी में? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या थी 9। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल ग्रुप या वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जैसे ये क्या है हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और 36 पंक्ति हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोला जाता है? 36 पंक्ति हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल को कॉलम क्या बोला जाता है? 36 पंक्ति। और 36 पंक्ति को क्या इन्होंने बताया? पीरियड। 36 पंक्ति क्या होता है? पीरियड, जिसे आवर्त कहते हैं। और कुल आवर्त की संख्या इनके आवर्त सारणी में कितनी थी? तो कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है दोस्तों, इनके आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। और कुल वर्ग कितने थे? 9। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 कब किए थे? 1869 ईस्वी में। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने थे? 9, जिन्हें ग्रुप कहा जाता है या वर्ग। 36 पंक्तियां कितनी थी? 7, जिन्हें पीरियड या आवर्त कहा जाता है। अब इनके कुछ डिमेरिट या कमियां थी। अब इनकी कमियां क्या थी? इनके आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां पाई गई। जैसे इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को जिसका जो परमाणु भार होता है, जो कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.93 कोबाल्ट को निकिल जिसका परमाणु भार होता है 58.7। ठीक है दोस्तों, तो कोबाल्ट का परमाणु भार 58.93 और निकिल का परमाणु भार 58.7। इसका परमाणु भार कम है, इसका और इसका क्या है? ज्यादा है। अब कोबाल्ट को इन्होंने निकिल से पहले रख दिया। और टेल्यूरियम जिसका जो परमाणु भार होता है 127.6, जबकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन का जो परमाणु भार होता है 126.9 से पहले रख दिया। जबकि इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। और यहाँ पे इनका कमियां क्या निकल गया? कोबाल्ट जिसका परमाणु भार निकिल से ज्यादा है उसको पहले, जबकि निकिल को बाद में। टेल्यूरियम जिसका परमाणु भार आयोडीन से ज्यादा है तो टेल्यूरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखें। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 ईस्वी में किसने बनाया था? हेनरी मोजले। 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने बनाया था। और इन्होंने क्या बताया अपने पीरियोडिक टेबल में? इन्होंने तत्वों को इस प्रकार रखा कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों का भौतिक और रासायनिक
गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स जो तत्वों को इन्होंने रखा पीरियोडिक टेबल में, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, तो उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक कम होता है उनको पहले, और जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उनको बाद में। ठीक, और इससे अब इनकी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं 118। हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118, जिसमें प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व, जिसमें प्राकृतिक तत्वों की संख्या, नेचुरल एलिमेंट की संख्या है 98, नेचुरल एलिमेंट जिसमें है 98, और जो कृत्रिम तत्व हैं, कृत्रिम तत्व कितने हैं, कुल 118, 118 में से 98 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 20 तत्व ऐसे हैं जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुल तत्वों की संख्या हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है 98, और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है 20। अब इसमें अगर धातुओं की संख्या बात करें तो इसमें धातु कितने हैं, कुल धातुओं की संख्या है 90, कुल धातुओं की संख्या 91, कुल धातुओं की संख्या 91, और अधातुएं हैं, अधातुओं की संख्या कुल है 20, अधातुओं की संख्या कुल है 20, और उपधातुओं की संख्या, उपधातुएं कितनी हैं, तो उपधातुओं की संख्या है 7। ठीक है दोस्तों, तो हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल धातुएं कितनी हैं 91, अधातुएं कितनी है 20, और उपधातुएं की संख्या कितनी है 7। ठीक है, इतना बेसिक याद रखना है। और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने बनाए और कुल आवर्त कितने बनाए, तो वर्ग की संख्या है इनके आवर्त सारणी में, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको बोलते हैं वर्ग या फिर ग्रुप, वर्ग या ग्रुप। और ग्रुप की संख्या इनकी आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं 18 ग्रुप है इनके आवर्त सारणी में। ग्रुप की संख्या कितनी है 18। और पीरियड कितने हैं, पीरियड जिन्हें आवर्त बोला जाता है, आवर्त इसी को बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड कितने हैं इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्तों की संख्या। और पीरियड क्या होते हैं, जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं पीरियड, और हॉरिजेंटल लाइन को पीरियड, और वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं ग्रुप, वर्ग संख्या इनकी आवर्त सारणी में 18, आवर्त की संख्या 7। धातुएं कितने हैं 91, अधातुएं कितने हैं 20, और उपधातुएं 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
हमने जितना भी पीछे पढ़ा है, चाहे वो डोबराइनर हो, चाहे ऑक्टेव लॉ हो या फिर मेंडलीफ हो, सभी ने अपना आधार परमाणु भार को माना था। सभी ने अपना आधार परमाणु भार को माना था, जबकि हेनरी मोजले ने किस आधार पे परमाणुओं को रखा? परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर इन्होंने तत्वों के व्यवस्थित किया, जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, जबकि मोजले ने क्या बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें इससे याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इनका जो चलते हैं, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई, तो उसका कुछ अब हेनरी मोजले के पीरियोडिक टेबल में इन्होंने इस तरह अपनी कुछ पीरियोडिक टेबल बनाई। इस तरह कुछ पीरियोडिक टेबल बनाई और इन्होंने जैसे कितने ब्लॉक की कुल संख्या कितनी होती है, ब्लॉक की संख्या होती है 4, S, P, D और F। तो इन्होंने अपने कुल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, 4 ब्लॉक में बांटा। और यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आता है, तो यहाँ पे S, यहाँ पे P और यहाँ पे D ब्लॉक आता है। ठीक है दोस्तों, और जो F ब्लॉक है इन्होंने यहाँ पे रखा, जो क्या होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये क्या है, F ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो S ब्लॉक है, यहाँ पे S ब्लॉक है, यहाँ पे कुल ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप यहाँ पे 1 से लेकर 2, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप कहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग कहाँ पे रखे गए हैं, डी ब्लॉक में। और 13 से 18 तक, 13 से 18 तक का ग्रुप कहाँ पे रखा गया है, पी ब्लॉक में। ठीक है, 13 से 18 तक के ग्रुप कहाँ पे रखा गया है, पी ब्लॉक में। और इधर क्या, अगर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट, इधर क्या है, राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमको क्या मिलेंगे, यहाँ से ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह 18 ग्रुप कुल हैं। ठीक है, यस ब्लॉक में कुल ग्रुप की संख्या कितनी है, 2, कुल ग्रुप की संख्या 2 है। और इसमें कुल तत्व है, कुल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इसमें है 14, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 14। जबकि एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 28। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 28 है, एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 14 है और डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या है 40। डी ब्लॉक में कुल तत्व हैं 40। अब बचे कितने, देखिए 14 और ये कितना, 54 में 28 जोड़ेंगे तो 54 में कितना हो गया, 54 और 28 जोड़ दीजिए, 54 और 28, 8 4 12, 5 2 7, 7 और 1 8, तो हो गए 82। अब 82 कुल तत्वों की संख्या इसमें कितनी है, 118। और 118 में से अगर हम 82 घटा दें, 118 में से 82 घटा दें तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 6, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 36 जो हैं, 36 एलिमेंट किसमें हैं, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 36। यस ब्लॉक में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 14। डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में कितने हैं, 28।
ठीक है दोस्तों, इन्होंने कुल ग्रुप की संख्या कितनी है 18। और टॉप से अगर इधर आएंगे बॉटम, टॉप से इधर आएंगे नीचे, ये है बॉटम। टॉप से अगर बॉटम में आएंगे तो इधर मिलेंगे 7 आवर्त, 7 हॉरिजेंटल लाइन, 7 हॉरिजेंटल पंक्तियां, हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल। अब इधर 7, इसी को बोलते हैं क्या आवर्त। तो कुल आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त कितने हैं 7, आवर्त की संख्या 7। यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 14, डी ब्लॉक में 40, पी ब्लॉक में 36 और एफ ब्लॉक में कितने हैं 28। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अब देखिए, जो वर्टिकल लाइन थी उसको क्या बोला गया ग्रुप, और ग्रुप की संख्या 18 और पीरियड की संख्या कितनी थी 7, पीरियड की संख्या कितनी थी 7। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहले पीरियड में, फर्स्ट आवर्त में, पहले पीरियड में कुल तत्व कितने हैं, पहले पीरियड में कुल तत्वों की संख्या कितनी है 2, पहले पीरियड में कुल तत्वों की संख्या है 2। और इसे बोला जाता है अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त किसे बोला जाता है, तो फर्स्ट पीरियड को या फर्स्ट आवर्त को क्या बोला जाता है अति लघु। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट आवर्त में है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है 2। अति लघु को शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होगा फर्स्ट आवर्त। और सेकेंड आवर्त या पीरियड में कुल तत्व की संख्या कितनी है, तो सेकेंड आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 8। और थर्ड आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 8। ठीक है, और इन दोनों आवर्त को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त, इसे क्या बोला जाता है लघु आवर्त। जबकि पहले आवर्त को क्या बोला जाता है अति लघु शॉर्टेस्ट। इसमें सेकेंड और थर्ड में कितने एलिमेंट हो गए 8 इसमें, 8 इसमें। इसके बाद जो फोर्थ आवर्त है या फोर्थ पीरियड है, उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 18, कुल तत्वों की संख्या 18। और फिफ्थ जो आवर्त है, फिफ्थ आवर्त में भी तत्वों की संख्या कुल कितनी है 18। और इन दोनों को बोला जाता है लॉन्ग पीरियड या फिर दीर्घ आवर्त। इसे क्या बोला जाता है लॉन्ग पीरियड या फिर दीर्घ आवर्त, किसको फोर्थ और फिफ्थ को। उसके बाद सिक्स्थ आवर्त को क्या बोला, कितने तत्व हैं सिक्स आवर्त में, तो 32। सिक्स आवर्त में कितने तत्व हैं 32। इसको क्या बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, अति दीर्घ आवर्त। तो यहां क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है 2 है, उसे अति लघु आवर्त किसे बोला जाता है, फर्स्ट पीरियड को। लघु आवर्त किसे बोला जाता है सेकेंड और थर्ड को। इसमें तत्वों की संख्या 8। चौथे और पांचवें क्या बोला जाता है दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड, इसमें तत्वों की संख्या 18। और छठे क्या बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। और सातवां जो पीरियड है सेवंथ पीरियड को में ये क्या है अभी अपूर्ण है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, अभी इसमें कुछ जगह छोड़ा गया है जो कि फ्यूचर में अगर एलिमेंट खोजे जाएंगे तो उनको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट आवर्त है। तो हो गए। इसके बाद जैसे हम पढ़े थे
कि ब्लॉक कुल कितने होते हैं, ब्लॉक की संख्या कुल कितनी है, 4 है। और कौन कौन है, पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। ठीक है दोस्तों, S ब्लॉक में इसमें देखिए फर्स्ट ए और सेकंड ए आता है। ठीक है, फर्स्ट ए सेकंड ए आता है। इसमें P ब्लॉक, इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी, 14। इसमें तत्वों की संख्या कितनी, P ब्लॉक में तो 36, और D ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40, और F ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28। ठीक है, ये एलिमेंट हैं, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोला जाता, किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। डी ब्लॉक, किस ब्लॉक को संक्रमण धातुएं कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातुएं कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किया जाता है तो डी ब्लॉक पूरी तरह ये फिल नहीं होता, पूरी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते, इनका क्या होता है, जो उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है। अब जो एस ब्लॉक है इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मिनिमम कितने भरे जा, मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2। इसमें मैक्सिमम, एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने भरे जा सकते हैं, 6। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 6, और डी ब्लॉक में 10, और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम कितने होते हैं, 14। तो ये भी पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मैक्सिमम होती है, 2। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, 10, और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। ठीक है, अब देखिए एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक नीचे जो दो आवर्त बनाए गए, ठीक है, ये वहीं से निकाल के 6 और 7 आवर्त को ही निकाला गया है। ठीक है, 6 और 7 आवर्त को, तो इसमें ये पूछा जाता है कुल तत्वों की संख्या कितनी, 28। पहला तत्व है ये कितने से स्टार्ट होता है, तो जो पहला तत्व है ये स्टार्ट होता है 57 से, ये तत्व स्टार्ट होता है 57 से, और इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसको बोलते हैं, और ये जो पहला तत्व है लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनियम, इसको लैंथेनियम बोलते हैं और La से डिनोट करते हैं। पहला तत्व लैंथेनियम है, इसी के कारण इसको बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, इसको बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज, और इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है, तो ये पूछा जाता है कि लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक, कहाँ स्टार्ट होती है, कितने पे ख़त्म होती है, तो 57 पे स्टार्ट होती है और 71 पे क्या होती है, ख़त्म होती है। जबकि ये वाला जो नीचे का आवर्त है इसको बोला जाता है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है 89 से, स्टार्ट होता है 89 से और समाप्त होता है कितने पे, 103। और ये पहला तत्व है इसका एक्टीनियम, AC से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्टीनियम। अब एक्टीनियम पहला तत्व एक्टीनियम होने के कारण ये इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, तो एक्टेनॉइड सीरीज इसको बोलते हैं। ये पूछता है कि ये कितने से स्टार्ट होता है, तो 89 से लेकर कहाँ तक, 89 से 113। ठीक है, अब देखिए 14 एलिमेंट इसमें, 14 एलिमेंट इसमें, तो ये कुल एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई, 28। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण धातुएं भी बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण धातुएं।
तो आंतरिक संक्रमण धातुएं कहाँ पे आती हैं? एफ ब्लॉक में, जबकि संक्रमण धातुएं कहाँ पे आती हैं? डी ब्लॉक में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां पे पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक में। ठीक है, इससे इतनी बातें याद रखनी है। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो एस ब्लॉक है, फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है एल्केलाई मेटल, एल्केलाई मेटल। ठीक है, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाई मेटल या क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। पहला क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, ये क्या है? सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो यहां से ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातुएं नहीं है, तो इसमें से जो क्षारीय धातुएं नहीं होंगी उस पर टिक लगाएंगे, इनमें से जो नहीं ऑप्शन में होगा उसी को टिक लगाएंगे कि वही क्षारीय धातुएं नहीं है। बाकी ये सारी कैसी धातुएं हैं? क्षारीय धातुएं हैं। अगर इसको याद भी रखना है तो हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, इसका यही ट्रिक है। तो हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, इतने तत्व किसमें आएंगे? क्षारीय धातुएं में। अब देखिए इनसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी देखिए इनके बारे में अलग अलग बताएंगे कि हाइड्रोजन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, लिथियम से क्या क्वेश्चन बनेगा, सोडियम और पोटेशियम से, इसको अभी बाद में बताएंगे। पहले हम कुछ ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है उनको ही बताते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या बोला जाता है? क्षारीय धातुएं, और इनके में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी होती है एक। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्स्ट ग्रुप में कितनी होती है? एक होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसकी संयोजकता भी एक ही होती है, संयोजकता भी एक ही होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितनी होती है? एक ही होती है। जब भी संयोजकता हम निकालेंगे, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो उसकी संयोजकता या फिर 1 होगी। बाह्य कोश में अगर 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। अगर 4 है या फिर 4 से अधिक है तो उसमें से बाह्य कोश को घटा देंगे, किसमें से? 8 में से बाह्य कोश को घटा देंगे तो उसकी संयोजकता आ जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अब इनसे जो इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेंगे अभी बाद में इसको डिस्कशन करते हैं। अब देखिए सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सेकेंड ग्रुप में, तो सेकेंड ग्रुप में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए सेकेंड ग्रुप में
अब सेकेंड ग्रुप में इसको क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय मृदा धातुएं किन्हें बोला जाता है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को, या फिर इसको एल्केलाई अर्थ मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल भी इसे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बाप रोए भी आप याद, अब आपको जैसी सुविधा पड़े वैसे याद कर सकते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट, अब देखिए इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। इनके जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इनकी संयोजकता भी 2 होती है। संयोजकता भी कितनी होती है? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 2। देखिए अब ग्रुप नंबर 17 हम पढ़ेंगे। जैसे है कि 13, ग्रुप नंबर 13 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। 14 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ग्रुप नंबर 15 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। और 16 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद जहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, ग्रुप नंबर 17 जिसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हाइलोजन तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन हाइलोजन तत्व नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा हाइलोजन तत्व है। तो हाइलोजन तत्व की संख्या कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और एक नया खोजा गया है जिसको बोलते हैं टेनेसाइन। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेनेसाइन, TS से डिनोट करते हैं। तो हाइलोजन तत्व, हाइलोजन एलिमेंट, अब इनको हाइलोजन क्यों बोला जाता है? हाइलोजन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह धातुओं से क्रिया करके नमक बनाती है या साल्ट बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? साल्ट। ये धातुओं से क्रिया करके, हाइलोजन ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं ये धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट। जैसे NaCl, NaCl क्या है? नमक है, ये धातु है, और ये क्या है? हाइलोजन है। ठीक है, हाइलोजन तत्व है। तो हाइलोजन तत्व जितने भी होते हैं वे धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट, नमक बनाते हैं। ठीक, अब देखिए ये पहला तत्व क्या है? फ्लोरीन। पहला तत्व क्या है? फ्लोरीन। अब दूसरा क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन। तीसरा है ब्रोमीन, और चौथा है आयोडीन, और यह है एस्टेटीन। एस्टेटीन और टेनेसाइन। टेनेसाइन ये न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट। तो हाइलोजन में न्यू एलिमेंट कौन है? टेनेसाइन, जो कि नया खोजा गया है। बाकी
अब देखिए ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 18 को किस किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रुप नंबर 18 को देखिए इसको जीरो ग्रुप, ठीक है, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, फ्री ग्रुप, नोबल ग्रुप और स्टेबल ग्रुप, इतने नामों से इसको जाना जाता है। क्या क्या? जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, फ्री ग्रुप, नोबल ग्रुप और स्टेबल ग्रुप। अब देखिए हीलियम, सबसे पहला तत्व कौन है? हीलियम। अक्रिय गैसों का सबसे पहला तत्व हीलियम, दूसरा क्या है? नियॉन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टन और ये क्या है? पांचवा क्या है? जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेंसन, ठीक है। अब ऑग्नेंसन न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट, न्यू नोबल एलिमेंट। तो नया नोबल एलिमेंट कौन है? ऑग्नेंसम। पहला कौन है? हीलियम, दूसरा क्या है? नियॉन, तीसरा आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इतनी बातें इससे याद रखनी है। और इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें? 0, ठीक है। अब देखिए हीलियम से कई क्वेश्चन बनते हैं और नियॉन से भी बनते हैं, इनसे भी बनते हैं और रेडॉन से भी बनते हैं, तो इसको अभी बाद में डिस्कशन करते हैं। जैसे हीलियम, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे आयनन विभव किसका ज़्यादा होता है? हीलियम का। और जो गोताखोर यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ठीक है। और नियॉन और आर्गन से, आर्गन कहाँ भरी जाती है? बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये सारी बातें अभी लास्ट में करते हैं, पहले देख ले। तो आज पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। हम यहाँ से जैसे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों? जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ये तीर का निशान इधर लगा है, मीन्स लेफ्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ऑक्सीकरण लक्षण, अपचायक लक्षण, क्षारीय लक्षण और धात्विक लक्षण, बाएं से दाएं जाने पर ये सब लक्षण क्या होता है? घटता है, ठीक है दोस्तों। ये सब लक्षण घटता है और कहाँ तक घटता है? हाइड्रोजन ग्रुप तक, 17वें ग्रुप तक। 18वें में हम जानते हैं अक्रिय गैस है, तो 18वें के लिए ये सब क्या होते हैं कि ये तब केवल कहाँ तक घटते हैं? तो हाइड्रोजन ग्रुप तक, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब पाए जाते हैं। अब देखिए परमाणु त्रिज्या कैसे घटती है, एटॉमिक रेडियस कैसे घटती है, तो इस पर बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कैसे घटती है, जैसे हम देखें कि हम लिथियम से मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे कम एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सबसे कम एटॉमिक रेडियस जो होगा वो होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे कम होगा हाइड्रोजन का। अब देखिए लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, तो जैसे लिथियम का एटॉमिक, देखिए लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, क्या होगा? 1, ठीक है, 2, 1। अब देखिए इसके
प्रथम जो सेल होगा, अगर यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे। अब न्यूक्लियस के बाहर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इस सेल में, ये प्रथम सेल है, यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम। अब बेरिलियम का होता है 4, तो ये क्या होगा, 2, 2। इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या है बीच में और इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर ज्यादा होती जाएगी, तो अब सेलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। सेलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 और 2 है। सेल कितने हैं, 1 और 2 है। तो सेल की संख्या बाएं से दाएं जाने पे नहीं बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और बोरान के बाद क्या आएगा, कार्बन, कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ा सिकुड़ेगा। क्यों, क्योंकि कक्षा सेल की संख्या कितनी है, 2। सेल की संख्या बाएं से दाएं जाने पर नहीं परिवर्तित होती, समान रहती है, लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब यही हम टॉप से अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आए, वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। जैसे बात करें लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम आएगा वर्ग में ऊपर से नीचे, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, इस तरह आएगा। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका होता है 2,1, ठीक है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1, इसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होगी। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन सेल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब टॉप से बॉटम में आएंगे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होंगी। जैसे इसका करें 2,8, देखिए इसका कितना होता है, 29। अब देखिए 2,8,8 क्या होगा, 1, ठीक है। 8 8 16, 16 2 18 1 19। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, टॉप से बॉटम में आने पर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और सेलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सेलों की संख्या बढ़ेगी तो सेलों की संख्या अगर बढ़ेगी तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस और बाह्य कोश में बाह्य सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, एटॉमिक रेडियस है। अब यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है, धीरे धीरे 3 कक्षा आ गई, ठीक है। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम आने पे क्या होगा, बढ़ता है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल की संख्या क्या होगी, समान होगी। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी लेफ्ट से राइट जाने पे, और टॉप से बॉटम में आने पे बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, जबकि सेल की संख्या क्या होगी, कंटिन्यू इंक्रीज होगी।
तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है? हाइड्रोजन का। और सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस, सॉरी, एटॉमिक रेडियस, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? तो यहाँ पे होगा सीजियम का। सीजियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, जबकि सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का। और इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है तो यह इसका आयतन भी क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। सबसे आयतन किसका ज्यादा होगा? सीजियम का। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम। ठीक, तो इसके बाद क्या है? ऑक्सीकारक लक्षण, ऑक्सीकरण लक्षण, ऑक्सीकरण लक्षण क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पे घटता है। अपचायक लक्षण क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पे घटता है। क्षारीय लक्षण क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पे घटता है, क्योंकि पहले जो ग्रुप में है वे क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाने आएंगे, बाएं से दाहिने आएंगे, तो क्षारीय लक्षण क्या होगा? घटता है। और धात्विक लक्षण फर्स्ट ग्रुप में क्या है? प्रबल धातुएं हैं, जबकि इधर जाएंगे बाएं साइड तो अधातुएं आ जाती हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण भी क्या होगा दोस्तों? घटेगा। जबकि ये सब टॉप से बॉटम में आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। ऑक्सीकरण लक्षण क्या होंगे? बढ़ेंगे। अपचायक लक्षण क्या होगा? बढ़ेगा। और क्षारीय लक्षण क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। धात्विक लक्षण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे अभी क्वेश्चन कराते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अभी लेफ्ट से राइट जाने पे और टॉप से बॉटम आने पे इधर तो बढ़ रहा है, अब इधर सॉरी इधर तो घट रहा है, और इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इतनी सारे गुण हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, कुछ ऐसे हैं जो इधर से इधर आने पे क्या होंगे? बढ़ते हैं, और टॉप से बॉटम आने पे घटते हैं, तो उनका भी देख लेते हैं। आइए देखिए, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये जैसे हैं कुछ लक्षण है कि कुछ प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तत्वों की बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, जबकि टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, और बाएं ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसलिए टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अब उसमें हम पढ़े थे कि बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकरण लक्षण, ऑक्सीकरण लक्षण क्या होता है? उसमें पढ़े थे घटते हैं, और टॉप से बॉटम आने पर ऑक्सीकरण लक्षण क्या था? बढ़ रहा था। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? अपचयन लक्षण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर अपचयन लक्षण क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि टॉप से बॉटम आने पर अपचयन लक्षण क्या होगा? घटता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपचयन लक्षण ये ऑक्सीकारक लक्षण है, वहां अपचायक लक्षण बताए थे, यहाँ पे ऑक्सीकारक लक्षण। अब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में डिफरेंट है। ठीक है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अपक्रिया जिस अपक्रिया में, ठीक है, कोई तत्व या कोई तत्व ऑक्सीजन से योग करके एक नया तत्व बनाए तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब ऑक्सीकारक लक्षण क्या होता है कि बाएं से
दाएं जाने पर क्या होगा, ऑक्सीकरण लक्षण बढ़ता है, जबकि टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, प्रबल ऑक्सीकारक, यहां से क्वेश्चन हमको वन लाइन याद करना है कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। अब इसमें क्या अक्रिय गैसों को नहीं लेना है, तो प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन। और प्रबल, देखिए सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होगा, सबसे कम ऑक्सीकारक। अब टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा हो गया, फ्लोरीन। जबकि न्यूनतम ऑक्सीकारक टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो न्यूनतम ऑक्सीकारक, न्यूनतम ऑक्सीकारक, न्यूनतम ऑक्सीकारक क्या होगा, सीजियम। न्यूनतम ऑक्सीकारक क्या होगा, सीजियम। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, इतनी जो प्रॉपर्टी गिवन है, ये टॉप से बॉटम आने पे घटेगी और बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, अब अधात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, घटता है, और टॉप से बॉटम आने पे बढ़ता है। जबकि अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इधर सारी क्या है, अधात्वीय हैं। तो अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है और टॉप से बॉटम आने पे क्या होगा, घटेगा। उसके बाद अम्लीय लक्षण, अम्लीय लक्षण भी क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, अम्लीय लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय लक्षण बढ़ेगा, जबकि क्षारीय लक्षण क्या था, घट रहा था, और टॉप से बॉटम आने पे अम्लीय लक्षण क्या होगा, घटेगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो अब देखिए बाह्य कोश में बाएं से दाएं जाने पर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, सेलों की संख्या समान थी। तो विद्युत ऋणात्मकता, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन की कम आवश्यकता रहेगी, तो वो जल्दी से क्या होगा, आकर्षित कर लेगा अपनी ओर। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा, फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे कम होगा, नीचे टॉप से बॉटम आ रहे हैं क्या हो रहा है, घट रहा है, तो न्यूनतम कौन होगा, सीजियम। आयनन विभव, अब देखिए आयनन विभव क्या है कि किसी गैसीय परमाणु में से अंतिम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा आवश्यक होगी, किसी गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में से अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या हो, जितनी अधिकतम ऊर्जा की जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाता है, आयनन विभव ऊर्जा। ठीक है, अब सबसे अधिक आयनन विभव, इधर से इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, हीलियम की। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, हीलियम की, जबकि सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, सीजियम की। ये सबसे कम, ये सबसे अधिक। तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, हीलियम की, और सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, सीजियम की, CS। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि टॉप से बॉटम आने पे क्या होती है, घटती है। लेकिन अपवाद ये है कि जो बाएं ऊपर से नीचे आ रही क्या हो रही, घट रही है। अब फ्लोरीन 17वें ग्रुप में चलेंगे तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ये सब आएंगे। अब टॉप से बॉटम आने पे क्या हो रही, घट रही है। लेकिन यहाँ एक अपवाद होगा कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। किससे होगी, फ्लोरीन से अधिक हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, किसको बताएंगे, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो ये चार्ट याद रखना है, जो पहला वाला चार्ट बताए थे और ये वाला। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन अब क्या है, एक शार्ट नोट्स बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से, जैसे कि कुल गैसों की संख्या कितनी है, पीरियोडिक टेबल में कुल गैसों की संख्या कितनी है, तो पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसें हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये याद रखना है, कुल गैसों की संख्या कितनी है, 11। तो कुल गैसों की संख्या है 11, जबकि कुल तत्व जो आधुनिक आवर्त सारणी है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118, जबकि मेटल है 91, नॉन मेटल 20 और मेटलॉइड कितने हैं, 7। प्राकृतिक तत्व कितने हैं, 98, ये पिछली बात पीछे हम बता चुके हैं, जबकि जो कृत्रिम तत्व है वो कितने हैं, 20 है। ठीक है, अब देखिए कुल गैसों की संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में, 11। और ब्रह्मांड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व अगर ब्रह्मांड में पूछे तो क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, और जो सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, सूर्य में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, सूर्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। तो हाइड्रोजन से कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं ये बता देते हैं यहीं पे। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। और सूर्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है, हीलियम है। और देखिए हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन बनता है कि ये भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है, भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन किस गैस को बोलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को। और इसका जो ऊष्मीयमान है सबसे अधिक होता है, ऊष्मीयमान सबसे अधिक, ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। और ऊष्मीयमान इसका क्या होता है, सबसे अधिक होता है। भविष्य का ईंधन सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम, परमाणु त्रिज्या सबसे कम पूरे आवर्त सारणी में इसकी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सबसे कम। खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कितने समस्थानिक, 3। और कौन कौन सा, तो पहला है 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H1 प्रोटियम। और दूसरा क्या है 1H2, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम।
इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और तीसरा क्या है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और 1H3। और समस्थानिक क्या होती है, जिनकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है। वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, 3। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीसरा क्या है, ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और जो ड्यूटेरियम होता है इसको डी से डिनोट करते हैं। ड्यूटेरियम क्या होता है, डी से। और अगर भारी जल का जो फार्मूला बनता है इसी ड्यूटेरियम से बनता है, तो D2O। जल का जो साधारण जल है उसका फार्मूला क्या है, H2O। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का द्वितीय समस्थानिक है कौन सा, 1H2, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको D से डिनोट करते हैं, तो D2O। भारी जल का फार्मूला क्या है, D2O। ठीक है। और भारी जल का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, मतलब इसका जो पूरे का D2O का परमाणु भार है वो कितना होता है, 20। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि D2O का परमाणु भार कितना होता है, 20। D2O का परमाणु भार कितना होता है, 20। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं कि हाइड्रोजन खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश। सबसे हल्की गैस, भविष्य का ईंधन और सारणी में सबसे पहला तत्व, ऊष्मीमान इसका सबसे अधिक, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सबसे कम, समस्थानिक इसके क्या है, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3, 3 समस्थानिक। और दूसरा समस्थानिक जो है वो मिलकर ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना है, 20। अब देखिए, सब आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे हल्की तो पहले ग्रुप में पाया जाता है कौन सा, लिथियम। हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, इतने पहले तत्व में आते हैं। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। पहले ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन कहीं कहीं पे धातुओं के रूप में काम करता है और कहीं कहीं पे अधात्मिक रूप में, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लिया गया है। और सबसे हल्की धातु पूछे तो क्या होगा, लिथियम। क्या है, लिथियम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व, सबसे भारी अगर तत्व पूछे तो उसको बोलते हैं अनऑक्टियम। और यह अनऑक्टियम ह्यूमन मेड है। अनऑक्टियम क्या है, ह्यूमन मेड। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व पूछे, तत्व न तो धातु है ना प्राकृत, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन है, अनऑक्टियम, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है। कुल कितने तत्व पीरियोडिक टेबल में ह्यूमन मेड है, मीन्स कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, वो कितने हैं, 20। और 20 तत्वों में से सबसे भारी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन सा है, अनऑक्टियम, जिसको यूरियन से पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होगा, तो ये होगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम।
ये पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। और पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु पूछे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम, ठीक है, ये धातु है। धातु पूछे तो ऑस्मियम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछे तो यूरेनियम, सबसे भारी तत्व पूछे तो अनआक्टियम। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है पीरियोडिक टेबल में? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ठीक है दोस्तों, और इसका घनत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है। तो घनत्व भी क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। सबसे अधिक धातु कौन सी धातु है जिसका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑस्मियम का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव धातु, द्रव धातु पीरियोडिक टेबल में कौन सी है? तो द्रव धातु कौन सी है? Hg, मरकरी, जिसे पारा बोला जाता है। Hg, मरकरी, जिसे पारा कहा जाता है। और द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है कि द्रव है और अधातु है, जबकि पारा क्या है? धातु है और क्या है? ये लिक्विड है। द्रव धातु पूछे तो पारा, या लिक्विड मेटल पूछे तो पारा, या Hg या मरकरी। ठीक है, और लिक्विड नॉन मेटल पूछे, अधातु पूछे तो क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन। ठीक, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, जैसे बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। जबकि टॉप से बॉटम में आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? सीजियम की। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। ठीक है, अब देखिए कुछ आगे तत्व है, आगे कुछ, जैसे भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है। पीटी क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? प्लेटिनम। यह क्या होती है? एक अक्रिय धातु है। ठीक है, ये किसी से जल्दी क्रिया नहीं करती, तो अक्रिय धातु जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, और ये दोनों कैसी धातुएं हैं? अक्रिय धातुएं हैं। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? प्लेटिनम को। और दूसरा क्या है क्वेश्चन? तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या बताए थे? हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या होता है? हीलियम। और हीलियम से क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? तो हीलियम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो हीलियम से क्वेश्चन बनता है सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस। सबसे हल्की गैस कौन थी? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन थी। और सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन होगी? तो हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होगी? हीलियम। गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। और वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। और गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में
ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो गोताखोर जो यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, हीलियम। क्योंकि हीलियम क्या करता है, ये ब्लड से रिएक्शन नहीं करता और ऑक्सीजन की मात्रा 85%, हीलियम की मात्रा होती है 15%। ठीक है, तो हीलियम से इतनी बातें याद रखनी है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या है, हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व क्या है, सीजियम। ठीक है, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। सबसे चमकदार अधातु, सबसे चमकदार अधातु कौन सी है, तो सबसे चमकदार अधातु है कौन सी, क्या हो, गोल्ड, सॉरी डायमंड। सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सी होगी, डायमंड, जिसको क्या बोलते हैं, हीरा। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व, तो भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होगा, थोरियम। ठीक है, ये थोरियम भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। थोरियम भारत में पाए जाने वाला सबसे अधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब थोरियम से क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अयस्क का क्या नाम है, अयस्क। थोरियम के अयस्क का नाम क्या है, मोनाजाइट। ये याद रखना है कि थोरियम के अयस्क का नाम क्या है, मोनाजाइट। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों, सबसे क्रियाशील धातु अगर पूछे तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व क्या है, सीजियम। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो ये होगी फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगी, सीजियम। प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व जो प्रथम ग्रुप के होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, जितने भी धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और इन्हें क्या होती हैं, ये क्षारीय धातुएं होती हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब मिट्टी के तेल में इसलिए ये रखते हैं कि ये क्रियाशील धातुएं हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व हैं क्रियाशील धातुएं हैं, ये तुरंत क्या कर लेती है, बाहर रखेंगे खुला में तो ये रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, तुरंत क्रिया कर लेगी। और इनमें से फर्स्ट ग्रुप में सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर है तो वो क्या है, सीजियम। ठीक, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होगी, ये क्लोरीन की होगी। क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या कौन सा होगा, क्लोरीन। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या पढ़ाए थे कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे अपवाद है, फ्लोरीन तो क्लोरीन के ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। और श्वेत तत्व किन्हें कहा जाता है, तो श्वेत तत्व बोला जाता है सोडियम और मैग्नीशियम को, क्योंकि यह विकर्णी संबंध रखते हैं। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम को क्या बोला जाता है, श्वेत तत्व। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो वो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, अगर पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाली धातु सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो वो है एल्युमिनियम, Al से जिसको डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में धातु कौन सी पाई जाती है सबसे अधिक? एल्युमिनियम। और तत्व पूछे तो क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। अगर खनिज पूछे, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज, तो खनिज मिनरल क्या होगा? खनिज क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और अगर खनिज पूछे मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज, तो खनिज मिनरल कौन सा होगा? कैल्शियम। ठीक है, अब विद्युत का एकमात्र सुचालक आधार, विद्युत का एकमात्र सुचालक आधार। अधिकतर सारी धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं, और सारी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन विद्युत का एकमात्र सुचालक आधार, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? ये कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु है, जिसमें विद्युत क्या होती है? प्रवाहित होती है। सबसे कठोर अधातु, तो सबसे कठोर अधातु कौन सा है? डायमंड, हीरा। हीरा या फिर डायमंड। ठीक है, सबसे कठोर अधातु कौन सी है? हीरा। सबसे चमकदार अधातु कौन सी है? हीरा। ठीक है, अब सबसे भारी नोबल गैस, सबसे भारी नोबल गैस कौन सा होगा? रेडान। रेडान। ठीक है, नोबल गैसों में कौन सा आएगा? हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। तो ये सब नोबल गैसों में आएगी। और नोबल गैसों में सबसे भारी नोबल गैस कौन सी है? रेडान। रेडान है। अब रेडान क्या होती है कि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व। तो रेडान क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडान कैसा है? एक रेडियो एक्टिव नोबल तत्व है। अब यह क्या होता है? सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है आर्गन प्लस क्या है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आर्गन के साथ क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। आर्गन होता है 85% और नाइट्रोजन होती है 50%। ठीक है, आर्गन कितना? 85% और नाइट्रोजन कितनी होती है? 15%। तो विद्युत बल्ब में दो गैसें भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन से क्या क्वेश्चन बनता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। तो वायु में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 21% ऑक्सीजन। ठीक, और कार्बन CO2 की मात्रा वायु में कितनी होती है? CO2 की मात्रा 0.03%। ठीक है, तो ये तीनों याद रखनी है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 की मात्रा 0.03%। सबसे अधिक वायु में कौन सी पाई जाएगी? नाइट्रोजन। और चिप्स में भरी जाने वाली गैस, चिप्स में
चिप्स की जो पैकेट आती है, तो चिप्स में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक। पौधे के पर्णहरी में पाए जाने वाला तत्व, तो पौधे के पर्णहरी में क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे के पर्णहरी में या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो क्या होगा? मैग्नीशियम। पौधे के पर्णहरी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। सर्वाधिक विषैली धातु, सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है दोस्तों? सर्वाधिक विषैली धातु है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है? प्लूटोनियम। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से वन लाइनर में इतने क्वेश्चन बनते हैं। अभी कुछ बातें और देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? गलनांक, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी सोचे कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं गलनांक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो गलनांक में क्षार धातु में जो फर्स्ट ग्रुप की होती है उनको क्या बोलते हैं? क्षार धातु में जो सेकंड ग्रुप की होती है उसको क्षारीय मृदा धातु में, फिर जो डी ब्लॉक के होते हैं वो क्या होती हैं? संक्रमण धातु। ठीक है। तो गलनांक संक्रमण धातुओं का सबसे अधिक होता है। संक्रमण धातुओं का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और उससे कम किसका होगा? क्षारीय मृदा धातुओं का। सबसे कम किसका होगा? इसमें क्षार धातुओं का। ठीक है। अगर ये तो तीनों होंगे तो क्षार धातुओं का गलनांक सबसे कम होगा और संक्रमण धातुओं का गलनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गलनांक पहले बढ़ता है। ठीक है। बाएं से दाएं जाएंगे तो गलनांक पहले क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कार्बन फैमिली तक। कार्बन फैमिली मीन्स 14वें ग्रुप तक। बाएं से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 14वें ग्रुप तक क्या होगा? गलनांक बढ़ता है। फिर क्या होता है? घटता है। फिर क्या होता है? घटता है। तो किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक किसका होगा? अक्रिय गैसों का। सबसे लास्ट में कौन आती है? अक्रिय गैस से। तो किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक किसका होगा? अक्रिय गैसों का। ठीक है। सबसे कम गलनांक किसका होगा? अक्रिय गैसों का। ठीक। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने के पहले गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कार्बन फैमिली तक मीन्स 14वें ग्रुप तक। फिर क्या होता है? घटता है। और किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक किसका होता है? अक्रिय गैसों का। ठीक। जैसे ऑप्शन में आ जाए, 4 ऑप्शन रहेंगे, सब निम्न में से सबसे कम गलनांक किसका होगा, तो वहां अगर अक्रिय गैस दिया रहेगा तो ऑप्शन क्या होगा? अक्रिय गैस। अगर सारी अक्रिय गैस रहेगी तब देखते हैं क्या होता है। देखिए वर्ग में नीचे आने पर क्षारीय धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुओं का गलनांक क्या होता है? घटता है। वर्ग में नीचे आने पर क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं का गलनांक क्या होता है? घटता है। परंतु हाइड्रोजन क्षारीय धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं फर्स्ट ग्रुप है क्षारीय धातुएं और सेकंड ग्रुप क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं। परंतु हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है। हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों का गलनांक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। जबकि क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं का गलनांक क्या होता है? घटता है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि निम्न में से सर्वाधिक गलनांक किसका है। जैसे ऑप्शन पहला क्या है? ए फ्लोरीन, बी क्या है? ब्रोमीन और डी क्या है? आयोडीन। ठीक है। तो डी क्या है? सॉरी क्लोरीन। सी यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, सी क्लोरीन और डी क्या है? आयोडीन। अब निम्न में से सर्वाधिक गलनांक किसका होगा? तो ये कौन सी हाइड्रोजन ग्रुप है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोजन ग्रुप टॉप से बॉटम आने से क्या होता है? गलनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो हाइड्रोजन में सबसे नीचे कौन सा है? आयोडीन है। तो आयोडीन का गलनांक क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा? डी सही होगा। अब देखिए निम्न में से सर्वाधिक गलनांक किसका है? सबसे अधिक गलनांक किसका होगा कि कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और मैग्नीशियम। अब इनमें देखिए ये सब तो किस ग्रुप के हैं? क्षार धातुओं के।
क्षारीय धातुओं के ग्रुप का है और ये किसका है, क्षारीय मृदा धातुओं का। अब क्षार धातुओं से अधिक गलनांक किसका होता है, क्षारीय मृदा धातु का। तो निम्न में से कौन किसका गलनांक अधिक होगा, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट पढ़ लेना है, क्वेश्चन अपने से बना के इससे लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक गलनांक, सबसे कम गलनांक जिसका होगा, अक्रिय गैस होंगी। अगर वहां अक्रिय गैस होंगी तो उनका गलनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल यहीं पे फिनिश होता है। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखा है इसके पीछे, वे जाके इसकी पिछली वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में, इसके बाद इसको देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।